किया, पेटिशन एंड प्लीडिंग्स किया, ये सब किया हमने, और ये शॉर्ट फॉर्म्स भी देखे एंड एक्स पार्टी भी किया हमने। फिर ये नो वन इज़ ईयर ऑफ लिविंग पर्सन, ये भी किया, ये भी किया। फिर प्लेन लैंग्वेज मूवमेंट भी किया। फिर हमने मैटरनिटी बेनिफिट्स भी किया। इस पे एक क्वेश्चन आएगा पक्का, तो इसका थोड़ा मतलब ये ध्यान में रखो कि प्रोविज़न क्या है, डिटेल्स क्या है, और कितना लीव्स, पेड लीव्स है मैटरनिटी का, वो भी ध्यान में रखो थोड़ा, क्योंकि मेन वही है कि कितने वीक्स का मैटरनिटी लीव है, फिर कितना पेड लीव है, कितना टाइम, ये वो थोड़ा बेसिक्स जो है वो याद रखो। फिर ये लीगल लैंग्वेज भी हमने किया। फिर इंग्लिश एंड जनरल लैंग्वेजेस का हमने डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने देखा, बस यहाँ तक ही हमने किया था। अब हम करेंगे लीगल मैक्सिम एंड देयर सिग्निफिकेंस इन इंटरप्रिटेशन। तो लीगल मैक्सिम का क्या ज़रूरत है, क्या मीनिंग है और क्या इम्पोर्टेंस है फॉर इंटरप्रिटेशन के टाइम पे। इंटरप्रिटेशन मतलब अंडरस्टैंडिंग, किस कोई भी लॉ है उसको आप कैसे इंटरप्रिटेट कर रहे हो, कैसे उसको समझ रहे हो अपने तरीके से, दैट इज कॉल्ड द इंटरप्रिटेशन। और लीगल मैक्सिम्स जो होते हैं वो ज़्यादातर लैटिन लैंग्वेज से आए हुए होते हैं, तो इसीलिए उनका इंटरप्रिटेशन समझना कि वो कहना क्या चाहते हैं वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल मैक्सिम्स आर शॉर्ट well established principles of law, mostly expressed in Latin, which embody fundamental legal concepts। तो ये fundamental legal concepts को बताता है, मतलब ये fundamental legal concepts उसमें छुपे होते हैं जो लैटिन लैंग्वेज में होते हैं, और ये लॉ प्रिंसिपल्स, जो लॉ के प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाने के लिए शॉर्ट में दिए होते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसको समझाने के लिए शॉर्ट में एक मैक्सिम होता है। जैसे कि सबसे पहला मैक्सिम इसमें दिया है ओबिजस इबी रेमेडियम, मतलब जहाँ पर भी राइट है वहाँ पर भी रेमेडी है। ये कहना क्या चाह रहा है, ये तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो लॉ क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्या इंटरप्रिटेड हो रहा है कि लॉ ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पर भी लीगल राइट वायलेट होगा तो उसके अगेंस्ट एक रेमेडी अवेलेबल है। इसका मतलब ये कि देयर इज नो रॉन्ग विदाउट द रेमेडी, देयर इज नो राइट विदाउट द रेमेडी। जहाँ जहाँ लीगल राइट है वहाँ वहाँ लीगल रेमेडी है। जहाँ जहाँ लीगल रॉन्ग हो रहा है, किसी का लीगल राइट वायलेट हो रहा है, उसके अगेंस्ट रेमेडी अवेलेबल है। तो ये भी एक मैक्सिम है। तो इसलिए मैक्सिम्स जो है वो स्टैट्यूट्स नहीं है, वो कोई एक्ट नहीं है, वो कोई लॉ नहीं है, बट लॉ को समझने का, लॉ को इंटरप्रिटेट करने के लिए एक मैक्सिम बोल सकते हैं, एक फ्रेज है। तो दे आर नॉट स्टैट्यूट्स themselves but act as a guiding rules in judicial interpretation. Courts frequently rely on maxims to clarify ambiguous provisions। जो बहुत complicated provisions हैं, जो थोड़े confusing provisions हैं, उनको easily समझने के लिए courts usually जो maxims है उसका यूज़ करते हैं, ताकि वो मैक्सिम बोला तो वो सामने वाला भी समझ जाएगा और कोर्ट भी समझ जाएगी और जो भी लीगल लोग वहाँ बैठे हैं वो समझ जाएंगे। मतलब उनको डिटेल में पूरा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मैक्सिम बोलेंगे, विस मेजर बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड में फ्लड भी आ गया, अर्थक्वेक भी आ गया, ये भी आ गया, जो भी चीज़ जिसपे किसी इंसान का रोक नहीं चलती है और हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी वो इंसिडेंस होगा डिस्पाइट कितना भी आप केयर कर लो। तो उसको शॉर्ट में समझाने के लिए कोर्ट्स जो है वो मैक्सिम्स यूज करते हैं। मीनिंग ऑफ लीगल मैक्सिम इज अ कंसाइज स्टेटमेंट, शॉर्ट में स्टेटमेंट है ऑफ अ रूल ऑफ लॉ और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। मैनी मैक्सिम्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रोमन लॉ, बहुत सारे मैक्सिम्स जो है वो रोमन लॉ से ओरिजिनेटेड हैं, इसीलिए वो लैटिन लैंग्वेज में है, एंड वर लेटर एडॉप्टेड इनटू इंग्लिश कॉमन लॉ एंड इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इंडिया के जो ज्यूरिस्डिक्शन सिस्टम है उसमें भी, जो भी इंडिया का लॉ है उसमें भी एक्सेप्ट हुआ और इंग्लिश कॉमन लॉ में भी एक्सेप्ट हुआ। एग्जाम्पल्स है ओबिजस इबी रेमेडियम, एक्टस नॉन फेसेट रियम निसी मीन्स सिट्रिया। द एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। अगर उसका माइंड गिल्टी है, मतलब अगर वो इंटेंशनली वो काम कर रहा है, जिसको बहुत शॉर्ट में मेंस रिया ये फ्रेज से भी कर सकते हैं कंसिडर, ये फ्रेज से भी उसको समझ सकते हैं। मेंस रिया का मतलब भी यही है कि इंटेंशन देखा जाता है।
अगर आपका इंटेंशन कुछ गलत करने का है तो आप रेस्पॉन्सिबल हो, तो आप गिल्टी हो। तो ये मैक्सिम कब यूज होता है, जब किसी को ये बोलना होता है कि पर्सन गिल्टी नहीं है अनलेस द माइंड इज ऑल्सो गिल्टी। उसका माइंड गिल्टी है तो ही वो गिल्टी है। इसका मतलब क्या कि उसने इंटेंशनली ये काम किया है तो ही वो गिल्टी है। अगर नेग्लिजेंस से या किसी और रीजन से वो काम हुआ है, डिफेंस में हुआ है, कुछ और रीजन से हुआ है, तो वो कितना गिल्टी है कितना गिल्टी नहीं है वो तो डिपेंडिंग अपॉन दी केस होगा। बट जहाँ पे अगर कोर्ट को लगता है कि ये मैक्सिम एप्लीकेबल है कि अगर उसका इंटेंशन नहीं था तो वो गिल्टी नहीं है, तो यहाँ पे ये मैक्सिम यूज होता है। ऑडी अल्टेरम पार्टम हमने अभी देखा। ऑडी मतलब ऑडियो, समझो आपके सुन रहे हो आप, मतलब ऑडियो इज हियरिंग, तो हियरिंग द अदर साइड मतलब अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने पार्ट की अपनी सफाई देता है। जितने भी लोग पार्टीज इन्वॉल्व हैं केस में, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनकी भी बात सुनी जाती है। तो इस मैक्सिम में यही समझाया जाता है कि ऑडी अल्टरम पार्टम मतलब हर पार्ट को, पार्टम इज पार्ट, अल्टरम इज अदर पार्ट, तो अदर पार्ट को भी सुना जाता है। ऐसे नहीं है कि जिसने कंप्लेन की है या जो प्लेंटिफ है उसका ही सुनेंगे। तो नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुआ, ये इस मैगजीन का मतलब ये है कि कोई भी अपने खुद के कॉज में खुद जज नहीं बनेगा, ऑब्वियसली उसके लिए कोई और जज होगा। फिर सिग्निफिकेंस क्या है इंटरप्रिटेशन का लीगल मैगजिम्स के हिसाब से, गाइडिंग जुडिशियल रीजनिंग, कोर्ट्स यूज मैगजिम एज इंटरप्रिटेटिव tools when statutory language is unclear or silent on an issue। जहाँ पे statutory language unclear है या ambiguous है, थोड़ी complicated है, तो ऐसे केस में कोर्ट्स मैक्सिम यूज करते हैं उसको इजीली समझने के लिए, इंटरप्रिटेट करने के लिए। प्रमोटिंग जस्टिस एंड इक्विटी, मैक्सिम रिफ्लेक्ट्स मॉरल प्रिंसिपल्स एंड नेचुरल जस्टिस। मैगजिम्स जो है वो मॉरल प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब मॉरली भी वो सही होनी चाहिए, एथिकली भी वो चीज़ सही होनी चाहिए, और नेचुरल जस्टिस की भी बात करते हैं। तो एंश्योरिंग द फेयरनेस इन जुडिशियल डिसीजंस, तो जुडिशियल डिसीजंस को फेयर बनाने के लिए, लेजिट बनाने के लिए, करेक्ट बनाने के लिए मैगजिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फाइलिंग लेजिस्लेटिव गैप्स, जहाँ पे लेजिस्लेशन एम्बिगियस है, कंफ्यूजिंग है, थोड़ा ज़्यादा लेंदी है या इतना इजीली नहीं समझ पा रहे हैं, तो कोर्ट्स जो है वो मैगजिम्स पे रिलाई करते हैं टू रिजॉल्व दी डाउट्स। ensuring consistency, maxim provide uniform standards that maintain consistency in legal interpretation across cases। तो मैगजिम्स जो है वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है ताकि वो कंसिस्टेंसी रहे, उसका इंटरप्रिटेशन सब जगह पे सेम हो, हर कोई अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेट ना करे। फाउंडेशन ऑफ लीगल डॉक्ट्रिन्स क्या है कि मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड क्रिमिनल लॉ प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन लीगल मैगजिम्स। For example, principles of natural justice have been upheld by Supreme Court of India and numerous landmark judgment। Supreme Court भी उनके बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट, जो नामचीन केसेस हैं, लैंडमार्क केसेस हैं, इंपॉर्टेंट क्रूशल केसेस हैं, ऐसे जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बताया है कि नेचुरल जस्टिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो नेचुरल जस्टिस जो है वो लीगल मैगजिम्स जो है वो उसको टेक केयर करता है कि नेचुरल जस्टिस भी हो, मॉरली भी सही हो। तो लीगल मैगजिम किसी भी लॉ को इजी वे में इंटरप्रिटेट करता है विदाउट हार्मिंग दी नेचुरल जस्टिस एंड मॉरल जो वैल्यूज़ है उसको। नाउ इम्पॉर्टेंस फॉर लॉ स्टूडेंट्स क्या है लीगल मैगजिम का। अंडरस्टैंडिंग लीगल मैगजिम्स इज असेंशियल फॉर इंटरप्रिटेटिंग स्टैट्यूट्स। अगर आपको स्टैट्यूट्स, एक्ट, लॉ को इंटरप्रिटेट करना है, उसको समझना है, तो मैगजिम का सहारा लेना पड़ता है। जैसे कि हमने टॉर्ट्स में किया डैमनम सेने इंजुरिया, इंजुरिया सेने डैमनम, तो ये सारे जो मैगजिम्स हैं वो इतना इजीली समझा लेते हैं एक पूरी चीज़ को। दो वो प्रोनाउंसिएशन के लिए शायद थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, बट मैगजिम्स का जो प्रयत्न है, मैगजिम्स का जो नीड है, रिक्वायरमेंट है या जो पर्पस है, वो यही है कि स्टैट्यूट्स को हम इजीली इंटरप्रिटेट कर पाएँ। Writing answers in exams and applying legal principles in moot courts and practice। moot court के टाइम पे प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं, ऐसे डमी जो कुछ भी केसेस को हेल्ड करते हैं, तो ऐसे केसेस में भी आप मैगजिम्स को यूज़ कर सकते हो। दे स्ट्रेंथन लीगल आर्ग्यूमेंट्स एंड डेमोन्स्ट्रेट कंसेप्चुअल क्लियरिटी। आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है अगर
लीगल मैक्सिम्स का यूज़ होता है, तो इसीलिए लीगल मैक्सिम असेंशियल है। तो वही दिया है कि लीगल मैक्सिम्स सर्व एज अ फाउंडेशन प्रिंसिपल्स इन इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दो ब्रीफ इन एक्सप्रेशन दे कैरी डीप लीगल मीनिंग। भले वो एक्सप्रेशन में एक लाइनर होगा बट उसकी मीनिंग जो है वो डीप होती है और लीगल मीनिंग होती है, दैट एंश्योर जस्टिस, के लेजिट हो, लीगल हो और जस्टिस भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैक्सिम से गलत चीज़ साबित हो रही है, जस्टिस हो, फेयरनेस हो, फेयर जस्टिस हो, मतलब कि मान्य हो सबके लिए। कंसिस्टेंसी इन जुडिशियल डिसीजन बाइंडिंग, तो जुडिशियल डिसीजन बाइंडिंग के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए भी लीगल मैक्सिम्स जो होते हैं वो जनरली यूज होते हैं। दस दे रिमेन एन इनडिस्पेंसिबल पार्ट, इसको आप लॉ से अलग नहीं कर सकते हो। मैक्सिम्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है लॉ का, तो लॉ से अलग नहीं होगा, लीगल लैंग्वेज से कभी अलग नहीं होगा। लीगल लैंग्वेज इंटरप्रिटेट करती है लॉ को, प्रिंसिपल्स को इन लीगल लैंग्वेज, तो लीगल लैंग्वेज का ही हिस्सा है मैक्सिम्स। एंड स्ट्रक्चर एंड असेंशियल्स ऑफ जजमेंट। अब जजमेंट क्या है? जजमेंट तो मतलब क्या है? जो डिसीजन, जो फाइनल ऑर्डर आता है, डिग्री होती है, डिसीजन होता है, जो भी आप उसको नाम दो, वो लेकिन जजमेंट है। जब सारा एविडेंसेस एग्जामिन कर दिया, सारा ट्रायल हो गया, सब कुछ प्रोसीजरल पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद जो फाइनल डिसीजन आता है उसे जजमेंट बोलते हैं। तो जजमेंट इज अ फाइनल डिसीजन डिलीवर्ड बाय कोर्ट। अब कौन देता है? कोर्ट। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, दोनों पार्टीज को सुनने के बाद, एंड एग्जामिनिंग द एविडेंस, और एविडेंस को एग्जाम करने के बाद, इट इज़ अ अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट। ये अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट मतलब एक अथॉरिटी दे रही है जो सबको मान्य है, सबको मानना पड़ेगा, बाइंडिंग टू ऑल है। दिस इज द अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट ऑफ लॉ अप्लाइड टू द फैक्ट्स ऑफ केस। जो भी केस का फैक्ट है, केस की सिचुएशन है, उसको अप्लाइड किया जाता है एज अ अथॉरिटी। अंडर प्रोसीजरल लॉज एवरी जजमेंट मस्ट कंटेन क्लियर रीजनिंग एंड कंक्लूजन्स। तो प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से एवरी जजमेंट जो है वो क्लियर रीजनिंग होनी चाहिए, उसमें कंक्लूजन्स होने चाहिए, उसमें जो जजमेंट है रीज़न देना चाहिए जजमेंट का कि कौन से रीज़न की वजह से उसको जो है ये सज़ा मिली है, 5 साल की जेल मिला है, या जो भी तरह का कंक्लूजन आया है कि कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है। तो जो जिस नतीजे पर पहुंची है, जो भी कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन का रीजनिंग क्या है वो भी कोर्ट को देना है, वो भी जजमेंट जजेस को देना है। जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स सर्व एज प्रेसिडेंस फॉर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो ये प्रेसिडेंस है, मतलब प्रीवियस केस लॉस के डिसीजंस जो हेल्प करते हैं फ्यूचर में आने वाले केसेस को सॉल्व करने के लिए या उनके ऊपर डिसीजंस देने के लिए। तो जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने दिए हैं अब तक, उस जजमेंट के बेसिस पे नीचे के जो भी कोर्ट्स हैं, सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स हैं, उनको हेल्प हो जाती है कि वो डिसीजंस लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रेसिडेंस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द पास्ट जजमेंट्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो स्ट्रक्चर क्या है जजमेंट का, कैसे जजमेंट इशू होता है? पहले तो टाइटल एंड हेडिंग होती है, नेम ऑफ कोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने वो जजमेंट दी है तो सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, फिर केस नंबर होगा, जो भी उसका केस नंबर होगा, फिर नेम ऑफ पार्टीज होगा, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट होगा अगर वो टॉर्ट रिलेटेड केस होगा, और अपेलेंट वर्सेस रेस्पोंडेंट होगा अगर वो क्राइम रिलेटेड या कोई और केस है तो। फिर उसमें डेट ऑफ जजमेंट होगी, किस दिन पे ये जजमेंट पास हुई है। नेम ऑफ जज भी होगा, कौन से जज ने इस जजमेंट को पास किया है। फिर उसमें सेकेंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये जजमेंट का हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट का डिसीजन कैसे इशू होता है, कैसे पब्लिश होता है या कैसे पास होता है। मीन डिसीजन तो पास कैसे होता है और ऑर्डर कैसे इशू होता है। जजेस जो ऑर्डर इशू करते हैं, जो जजमेंट इशू करते हैं, डिसीजन देते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले ये जो हमने देखा कि टाइटल एंड हेडिंग होती है, कोर्ट का नाम, केस नंबर, पार्टीज कौन है, जज कौन है और डेट ऑफ जजमेंट क्या था। फिर इंट्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ पार्टीज में नेम्स ऑफ एडवोकेट्स अपीयरिंग फॉर बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स के एडवोकेट्स का नाम होगा। फिर नेचर ऑफ केस होगा कि सिविल है, क्रिमिनल है, रिट पिटीशन है, अपील है, PIL है, क्या है वो डिटेल होगा उसमें। फिर फैक्ट ऑफ द केस होगा, पहले तो बैकग्राउंड्स क्या है, बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट्स क्या है। फिर इवेंट्स लीडिंग टू लिटिगेशन, किस वजह से लिटिगेशन हुआ, मतलब फैक्ट तो ठीक है लेकिन ऐसा क्या हुआ जो लिटिगेशन हुआ, मतलब केस किया उन्होंने फाइल,
क्या रीज़न की वजह से केस फाइल हुआ, फिर रिलेवेंट प्लीडिंग्स, फिर डिफेंडेंट ने क्या प्लीड किया कि मुझे ये है, या फिर रेस्पोंडेंट जो होगा वो क्या प्लीड करेगा कि मेरी क्या राय है, मुझे इतना डिफेंस दो या मेरी गलती नहीं थी, वो अपनी चीज़ से अपने साइड से जो भी बोलेगा वो प्लीडिंग्स होगी। फिर एविडेंसेस क्या थे वो भी उसमें आएगा। इश्यूज फॉर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन के लिए क्या इश्यूज है, मतलब क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट दैट रिक्वायर डिसीजन, तो कौन से फैक्ट के बेसिस पे डिसीजन की ज़रूरत है। फिर क्लियरली एंड सेपरेटली फ्रेम्ड है डिटर्मिनेशन को, कि कौन सी चीज़ें हैं जिस वजह से ये डिसीजन लिया गया। फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ पार्टीज भी उसमें होंगे कि दोनों ने जो आर्ग्यूमेंट किया है, दो बोथ द साइड का सबमिशंस होगा वहाँ पे। रेफरेंस टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस एंड केस लॉस, अब हो सकता है इस केस को सॉल्व करने के लिए भी कोई और प्रेसिडेंट यूज़ किया जा रहा है, मतलब प्रीवियस कोई केस का डिसीजन यूज़ किया जा रहा है, तो उसका भी रेफरेंस, उस केस लॉ का नाम। फिर रीजनिंग होगा उसमें, मतलब एनालिसिस, रीजनिंग को रेशियो डेसिडेंडी भी बोलते हैं, मतलब ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है मतलब ये रीज़न दे रहा है कि कौन से लॉ के तहत, कौन से एक्ट के तहत हम इसको ये पेनल्टी लगा रहे हैं, कौन से एक्ट, कौन से प्रोविज़न, कौन सा पेनल कोड के तहत ये इसने ये गलती की है, या फिर ये इसके लिए जिम्मेदार है। तो रीजनिंग उसको बोलते हैं, जहाँ पे कोर्ट रीजनिंग दे रहा है कि बाय व्हाट रीजन दिस पर्सन इज लायबल फॉर सो एंड सो फॉल्ट। तो एनालिसिस ऑफ द फैक्ट्स एंड लॉ होगा उसमें। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स होंगे, एप्लीकेशन ऑफ लीगल प्रिंसिपल के यहाँ पे ये प्रिंसिपल लगेगा, यहाँ पे वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया लगेगा कि उसने वॉलेंटरीली ये काम किया था, तो उसको तो उसके ऊपर तो हम लोग जो है उसको कॉम्पेंसेशन नहीं मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट एक्ट। तो जो भी उनको लिखना है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जजमेंट, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग है कि किस रीज़न की वजह से, कौन से आईपीसी, कौन से ये जो संहिता अब नया आया है उसके हिसाब से, कौन से कोड के हिसाब से बेसिकली उसको ब्लेम किया जा रहा है, या फिर अक्यूज है वो, या कौन से रीज़न की वजह से, कौन से लीगल प्रिंसिपल वहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, वो सब उसमें होगा। फिर उसमें फाइनली डिसीजन या ऑर्डर होगा, फाइनल कंक्लूजन होगा, उसमें या तो रिलीफ ग्रांटेड होगी या तो फिर रिफ्यूज किया जाए, कोर्ट रिफ्यूज़ करेगी कि रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर कोर्ट उसके बाद डायरेक्शंस देगी कि अगर कुछ कॉम्पेंसेशन है, कुछ पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, जो भी ऑर्डर है कोर्ट का, जो भी डिसीजन है वो उसमें आएगा। और ये ऑपरेटिव पार्ट इसीलिए है क्योंकि ये डिसीजन आने के बाद बात ख़त्म नहीं हो जाएगी, उसको ऑपरेट भी करना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा। अगर इम्प्रिजनमेंट की बात कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो उसको इम्प्रिजनमेंट, जेल में डाल दिया जाएगा। अगर फाइन या पेनल्टी की बात है तो विद इन दी स्पेक्यूलेटेड स्पेसिफाइड टाइम लिमिट उसको फाइन या पेनल्टी जो है वो भरनी पड़ेगी। अब असेंशियल्स ऑफ वैलिड जजमेंट क्या है? एक तो क्लैरिटी एंड प्रिसिशन हो, जजमेंट जो है वो क्लियर हो एंड अनएम्बिग्यूअस हो, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कंफ्यूजिंग नहीं हो। अच्छा जो वैलिड जजमेंट है उसके लिए क्या 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है? एक तो क्लियरिटी भी होनी चाहिए और प्रिसिशन भी होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं हो, क्लियर हो, और रीजनड डिसीजन होना चाहिए। जो डिसीजन है उसके पीछे कोई रीजनिंग होनी चाहिए। कोई भी जज अपने मन मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं देगा, वो उसके पास रीजनिंग होगी, बिकॉज ही हैज़ डन दैट्स वाई ही इज़ एज पर दिस लॉ, उनको ये रीज़न देना पड़ेगा कि उस हिसाब से ये डिसीजन दिया गया है। और बेस्ड ऑन एविडेंस एंड लॉ, एविडेंस के बेस पे, सबूत के बेस पे, लॉ के हिसाब से ही उनको जजमेंट देना है। पार्शियल जजमेंट नहीं देना है, कोई बायसनेस ना हो, कोई पार्शियलिटी ना हो। तो इम्पार्शियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर जजमेंट वैलिड है तो वो इम्पार्शियल ही होगा। कंप्लायंस विथ प्रोसीजरल लॉ, जो लॉ का प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही फॉलो हुआ है और उसके हिसाब से ही जजमेंट हुई है। जो फॉर्मेट दिया गया है लॉ ने कि कोई भी केस को किस हिसाब से सॉल्व किया जाएगा, तो उसी हिसाब से ही वो केस जो है उसका जजमेंट दिया गया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड जजमेंट। तो कंक्लूजन ये है, द स्ट्रक्चर एंड एसेंशियल्स ऑफ अ जजमेंट एंश्योर transparency, fairness and accountability in judicial process. A well-reasoned judgment not only resolve disputes but also strengthen public confidence in legal system.
क्योंकि अगर जजमेंट वैलिड होंगे, जजमेंट सही होंगे किसी कंट्री में, तो लोगों को लीगल सिस्टम पे कॉन्फिडेंस आता है और ट्रस्ट आता है कि लीगल सिस्टम है हमारी रक्षा के लिए, एंड कंट्रीब्यूट्स टू डेवलपमेंट ऑफ लॉ थ्रू प्रेसिडेंस। तो पहले के केस लॉज पे जो प्रेसिडेंस होंगे, जो पहले के डिसीजंस दिए गए हैं, उसके हिसाब से लॉ का डेवलपमेंट होगा अगर डिसीजंस जितने ज़्यादा सही होंगे। डिफरेंस बिटवीन अपील, रिवीजन एंड रिव्यू, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विथ अ पॉइंट व्यू ऑफ एग्जाम। तो इसके आने के चांसेस हैं एग्जाम में, अपील, रिवीजन, रिव्यू। अपील एंड रिव्यू तो आ ही सकता है, रिवीजन भी आ सकता है। हम लोगों ने ये आज ही किया था, फिर से कर लेते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम, अ पार्टी डिससेटिस्फाइड विद द कोर्ट्स डिसीजन, जो भी कोई पार्टी कोर्ट के डिसीजन से डिससेटिस्फाई है, वो खुश नहीं है कोर्ट के डिसीजन से, वो अग्रीव्ड है कोर्ट के डिसीजन से, तो वो फर्दर रेमेडी के लिए जाएगी। मतलब आगे और उसको चाहिए कि इसके ऊपर मतलब इसके ऊपर मुझे अपील में जाना चाहिए, या रिव्यू में जाएगा, या रिवीजन में जाएगा। 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके पास कि उस केस के डिसीजन से अगर वो हैप्पी नहीं है तो। दो दीज टर्म्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड, दे आर डिफरेंट लीगल process governed mainly by the procedural laws such as CPC, CRPC। तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए अलग चीज़ है और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अलग प्रोसीजर है। फॉर दिस, अगर कोई भी आप किसी भी कोर्ट के डिसीजन से हैप्पी नहीं हो, अगर वो डिसीजन आप अपने जिस कोर्ट ने आपको डिसीजन दिया है, फॉर एग्जांपल ट्रिब्यूनल से आपको कोई डिसीजन मिला है और उस डिसीजन से आप हैप्पी नहीं हो, आपको लग रहा है इस डिसीजन को के अगेंस्ट अपील करनी चाहिए, तो आप अपील कहाँ करोगे? उससे जो भी हायर कोर्ट है, उस हायर कोर्ट में आप अपील के लिए जाओगे कि ये जो डिसीजन है इसको आप फिर से देखिए, इस सिचुएशन को, इस केस को फिर से देखिए, और मुझे नहीं लगता है कि ये डिसीजन जो ट्रिब्यूनल ने दिया है वो सही है, उस पर आप आगे रीअसेस कीजिए और फिर आप फिर जजमेंट दीजिए। तो मतलब उसको आप अपील में भेज लेके जा रहे हो। दूसरा ये ऑप्शन होगा कि आप सेम कोर्ट को दे रहे हो वही केस, कि आप रिव्यू करो, रिव्यू करो, फिर से देखो उसको कि यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है मुझसे, या फिर मैंने कोई एविडेंस नहीं दिया था, अभी मेरे पास कोई एविडेंस है, या कोर्ट को भी बोल सकते हैं कि आपने कोई एक पॉइंट मिस किया है डिसीजन लेने में, तो आप इस डिसीजन को फिर से एक बार रिकंसिडर करिए और फिर से रिव्यू करिए। तो वहाँ पे आप सेम कोर्ट को, सेम जज को वही केस देते हो तो वो रिव्यू होता है, लेकिन उसके हायर कोर्ट में उसी केस को फिर से आप देते हो बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी विद द डिसीजन गिवन बाय द लोअर कोर्ट, तो उसके हायर कोर्ट के पास जा रहे हो, तो उसका नाम हो जाएगा अपील। अपील में सब कुछ शुरू से शुरू होगा क्योंकि नए जजेस होंगे, नया कोर्ट है, सब कुछ स्टार्टिंग से प्रोसीडिंग्स होगी, सब कुछ स्टार्ट से होगा फिर से। यहाँ पे अगर आपने रिव्यू के लिए दिया है, रिव्यू के लिए दिया है, तो वहाँ पे ऑलरेडी वही जजेस हैं, वही कोर्ट है, उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी डिसीजन दिया हुआ है, बस उनको रिव्यू करना है, बस उनको कुछ चेंजेस करने हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ सही में भी कोई इम्पॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट मिस हुआ है ड्यूरिंग दी जजमेंट, तो इसीलिए वो उसके रिव्यू के लिए भेज सकते हैं। अब ये दोनों तो हुए अपील और रिव्यू। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन जब कोर्ट के ऑर्डर को रिवाइज करने के लिए आप बोलते हो, to revise the order, that is revision, though these terms are often confused। तीनों है तो वही चीज़, बट इसीलिए वो आपस में कंफ्यूज होते हैं। ये तीनों टर्म हम लोगों को कंफ्यूज करते हैं बिकॉज तीनों में ही हम डिससेटिस्फाइड हैं कोर्ट के डिसीजन से। हम चाहते हैं कि इस कोर्ट के डिसीजन को चेंज किया जाए, तो या तो अपील में जाएंगे, या रिवीजन के लिए जाएंगे, या रिव्यू के लिए जाएंगे। और इसमें कैसा होगा अभी हम आगे देखते हैं कि और मैं बता रही हूँ ये कि अपील और जो रिव्यू है इसमें कोर्ट के पास डिस्क्रिशन पावर है, कि कोर्ट के जजेस के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो आपके जो अपील है या आपका जो रिव्यू है उसको एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी अपील खारिज हो जाए तो आपको वही डिसीजन मानना पड़ेगा जो कोर्ट ने आपको ऑलरेडी दिया है, या फिर कोर्ट आपके रिव्यू को भी, एप्लीकेशन को डिसअप्रूव कर ले, ना माने, तो भी ऐसे केस में भी आपको जो भी डिसीजन आया है उसे मानना पड़ेगा।
तो यहाँ पे डिटेल में दिया है अपील क्या है। एन अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट, ये एक किसी का भी स्टैट्यूटरी राइट है कि आप हायर कोर्ट में जा सकते हो उसी केस को री एग्जामिन करने के लिए, उसी जजमेंट को री एग्जामिन करने के लिए जो लोअर कोर्ट ने दिया है। तो ये स्टैट्यूटरी राइट है। इसके फीचर्स क्या है? इट इज़ अ मैटर ऑफ राइट इफ प्रोवाइडेड बाय स्टैट्यूट। तो कुछ ऐसे केसेस होंगे, कुछ ऐसे भी डिसीशंस होंगे जिनके लिए अपील एप्लीकेबल नहीं है एज पर लॉ, बट जनरली सारे केसेस के लिए ये राइट मैटर ऑफ अ राइट है, जो स्टैट्यूटरी राइट है किसी भी लोगों का कि वो अगर किसी डिसीजन से डिससेटिस्फाइड है तो वो री एग्जामिन करने के लिए हायर कोर्ट को अप्रोच करें इन फॉर्म ऑफ अपील। कैन बी फाइल्ड ऑन क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ। तो ये अगर आपके पास फैक्ट का कोई फैक्ट्स ऑफ क्वेश्चन है, मतलब फैक्ट पे आपको क्वेश्चन है कि ये इस बेस पे मुझे ये डिसीजन से मैं हैप्पी नहीं हूँ, इस लॉ के हिसाब से ये डिसीजन आना चाहिए इसीलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ, तो आप इस डिसीजन को री एग्जामिन करिए। द अपेलेट कोर्ट में कन्फर्म हो सकता है, अपेलेट कोर्ट आपके इस जो भी आपने अपील दी है उसको कन्फर्म करे, रिवर्स करे, रिवर्स भी कर सकती है आप, वो केस वापस जाएगा, आपने जो बोला था उसका उल्टा भी हो सकता है, या फिर उस डिसीजन को मॉडिफाई करें। डिसीजन को मॉडिफाई भी कर सकती है, डिसीजन को रिवर्स भी कर सकती है, आप जैसा चाहते हो वैसा भी हो सकता है, क्योंकि ये केस जो है वापस से री एग्जामिन होगा शुरू से। फिर अब हायर कोर्ट अपने हिसाब से जैसे सोचती है वो जो है उसका डिसीजन जो जजमेंट है वो आएगा। लाइज टू अ हायर कोर्ट, तो ये हायर कोर्ट के पास ही जाती है अपील हमेशा। तो अपील फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट हमेशा हायर कोर्ट के पास जाएगी, और हाई कोर्ट के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट अपील करनी है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन इज अ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अ हायर कोर्ट टू एग्जामिन द करेक्टनेस। यहाँ पे करेक्टनेस, लीगैलिटी, प्रोप्राइटरी ऑफ एन ऑर्डर पास्ड बाय सबऑर्डिनेट कोर्ट। अब ये रिवीजन कब होता है? जब कोई हायर कोर्ट अपने नीचे के कोर्ट के डिसीजन को करेक्ट करती है, एग्जामिन करने के बाद उसकी लीगैलिटी को करेक्ट करती है, हायर कोर्ट नीचे के कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ करेक्टनेस, तो वो होगा रिवीजन। वैसे तो अपील में भी यही होता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज करती है, चेंज करती है, लेकिन अपील और रिवीजन में ये डिफरेंस है कि अपील में जो बंदा है वो खुद जाता है अपील करने के लिए कि मैं इससे हैप्पी नहीं हूँ, इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो हो सकता है वो अपील के बाद जो डिसीजन आए वो आपके साइड में, आपके फेवर में आए, आपके अगेंस्ट आए, थोड़े मॉडिफिकेशन हो, कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट से कि आपने अपील फाइल की है तो आपके साइड ही होगा वो चीज़, उसका उल्टा भी हो सकता है, उसको मॉडिफिकेशन भी आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसका रिवीजन क्या क्या फीचर्स है? नॉट अ मैटर ऑफ राइट, इट्स अ डिस्क्रिशनरी, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब कोर्ट के पास ये पावर है, जो हम बोलते हैं ना कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द ऑफिसर, मतलब यहाँ पे ऑफिसर के खुद के पास पावर है, तो यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि वो केस को रिवीजन चाहे तो करे चाहे तो नहीं करे। लिमिटेड, जनरली लिमिटेड टू जुरिस्डिक्शनल एरर्स, अगर उनको लगता है कि जुरिस्डिक्शनल एरर हुए हैं, मतलब जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड एरर हुए हैं जो किसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, फिर भी ऐसा केस किसी कोर्ट ने लिया है, ऐसे केस को रिवाइज करने के लिए ये एक रिट भी है। तो यहाँ पे जनरली लिमिटेड टू जुरिस्डिक्शनल एरर्स, अगर कोई जुरिस्डिक्शनल से रिलेटेड एरर्स हैं, मतलब वो उनके कोर्ट के एरिया में, वो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, फिर भी उन्होंने वो डिसीजन जो है वो इशू किया है, तो ऐसे केसेस को हायर कोर्ट बोल सकती है कि आप इस केस को रिवाइज करो, या आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, आपने ये केस लिया ही क्यों। या फिर मटीरियल इरेगुलरिटी है, जहाँ पे हायर कोर्ट को लगता है कि नीचे की कोर्ट ने कोई गलती की है, कोई मटीरियल इरेगुलरिटी है, कोई फैक्ट इरेगुलरिटी है जो उनको लगता है कि रिवाइज होना चाहिए, तो ऐसे केस में जो हायर कोर्ट होगी वो इंटरवेन करती है और वो उसको करेक्ट करती है, रिवाइज करती है उस डिसीजन को। द रिविजनल कोर्ट डज नॉट रीहियर द इंटायर केस ऑफ फैक्ट,
जैसे अपील में कैसा होता है कि पूरे केस को फिर से वो सुनते हैं, पूरी केस की सुनवाई शुरू से शुरू होती है, बट यहाँ पे नो री हियरिंग ऑफ इंटायर केस। यहाँ पे वो सिर्फ देखते हैं कि पहले क्या हियरिंग हुई थी, किसने क्या एविडेंस दिए थे, कौन से बेसिस पे ये डिसीजन पास हुआ था, उसके हिसाब से अगर उन्हें लगता है कि रिवीजन करना चाहिए तो रिवीजन करते हैं। यूजुअली एक्सरसाइज्ड बाय हाई कोर्ट, ये यूजुअली हाई कोर्ट एक्सरसाइज करती है, उसके नीचे के कोर्ट्स के जो भी डिसीजन लिए हुए होते हैं, अगर उनको लगता है उसे रिवीजन करना है तो वो करती है, लेकिन पूरा केस फिर से री एग्जामिन नहीं करती है। यहाँ पे रिव्यू जो है, रिव्यू में क्या होगा, सेम कोर्ट, अभी मैंने आपको बताया कि अभी सेम कोर्ट के पास अगर हम जाते हैं कि इस जो भी केस है उसको आप रिव्यू करिए, क्योंकि ऐसा कुछ न्यू एविडेंस आया है, ऐसा कोई मिस्टेक हुई है जो मैंने पहले नहीं बताई थी, या ऐसा कोई फैक्ट है जो कोर्ट ने मिस कर दिया है देखने में, तो हम सेम कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि प्लीज़ इस केस को रिव्यू करिए, री एग्जामिन करिए जो आपने दिया है। तो उसमें फाइल्ड बिफोर दी सेम कोर्ट, अलाउड ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स, कुछ लिमिटेड ग्राउंड्स के लिए ही अलाउड है। जैसे मैंने बताया कि डिस्क्रिशनल ऑफिसर, जो डिस्क्रिशनल जज है, उनका डिस्क्रिशनरी पावर है ये कि वो रिव्यू की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये उससे पता चलता है कि ये रिव्यू कौन से केस का है, कौन से केसेस के पास पावर है कि वो रिव्यू के लिए जा सकते हैं, अपील के लिए जा सकते हैं। तो वो जो है वो लॉ के स्टैट्यूट पे रिलेवेंट है कि कौन से एक्ट का और कौन सा केस है वो। तो ये इसीलिए लिखा है कि अलाउड ओनली ऑन लिमिटेड ग्राउंड्स, लिमिटेड ग्राउंड्स के लिए ही वो अलाउड है। एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जो एरर उनको दिख रहा है कोर्ट को कि हाँ सही में एरर हुआ है, यहाँ पे हमसे ये एविडेंस मिस हुआ है, या कोई एविडेंस जो बाद में आया है, केस के डिसीजन के बाद में कोई एविडेंस मिला है, तो ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो रिव्यू को एक्सेप्ट करेगी। लेकिन अगर लूप होल कहीं ढूंढ के कुछ रीडिस्कवरी कुछ कर रहे हो और कुछ ऐसी कोई चीज़ है जो कोर्ट को लग रही है कि हाँ सही में भी रिव्यू होना चाहिए, तो ही वो, मतलब लिमिटेड ग्राउंड्स पे ही केस आपका रिव्यू होगा, हर केस आप रिव्यू नहीं करा सकते हो। डज नॉट इन्वॉल्व री हियरिंग ऑफ द इंटायर केस, इसमें भी पूरा केस का री हियरिंग नहीं होगा, मतलब सिर्फ अपील ऐसी चीज़ है जिसमें पूरा केस शुरू से शुरू होगा, री हियरिंग होगी, ना ही रिवीजन में री हियरिंग होगी, ना ही रिव्यू में री हियरिंग होगी। रिव्यू में सिर्फ जो फैक्ट है वो देखा जाएगा कि क्या फैक्ट मिस हुआ था, क्या गलती हुई है, क्यों चेंजेस होने चाहिए, तो वो रिव्यू करेंगे पूरे केस को। पूरे केस को रिव्यू करना मतलब पूरा हियरिंग नहीं करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हाँ क्या हुआ था, क्या प्रोसीडिंग है, अब क्या मिस हुआ था वो आप दिखा दो, वो हिसाब से वो लोग, अगर उनको लगेगा तो वो नया जो जजमेंट है वो देंगे। तो डिफरेंसेस क्या है इसमें, ये भी स्टैट्यूटरी राइट है, ये डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब जजेस को लगेगा तो ही वो करेंगे, कोर्ट को लगेगा तो ही वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन अपील में जाना आपका स्टैट्यूटरी राइट है, फिर आपकी अपील एक्सेप्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है। लिमिटेड स्टैट्यूटरी रेमेडी, इसको स्टैट्यूटरी रेमेडी लिमिटेड है क्योंकि सारे केसेस रिव्यू के लिए नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे भी हायर कोर्ट, यहाँ पे भी हायर कोर्ट, लेकिन यहाँ पे सेम कोर्ट को, जहाँ पर भी आपका केस है उसको सेम कोर्ट को आप दोगे कि आप इस डिसीजन को रिव्यू करो। फिर यहाँ पे स्कोप क्या होगा, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट एंड लॉ, क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट और लॉ के हिसाब से डिससेटिस्फाइड पार्टी को लगता है कि यहाँ पे ये फैक्ट की बात है, यहाँ पे तो लॉ की बात है, यहाँ पे ये लॉ को फॉलो नहीं किया गया, इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये केस रॉन्ग है, तभी ही वो अपील में जाएगा। यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल और लीगल एरर हुआ है, उनको लगता है कि जुरिस्डिक्शन रिलेटेड एरर हुआ है नीचे की कोर्ट से, तब ये रिवीजन ऑर्डर्स आएगा। एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड, कोई एरर है जो सामने दिख रहा है, अपेरेंटली दिख रहा है, ऐसे कोई एरर के लिए ही रिव्यू एक्सेप्ट होगा। यहाँ पे फुल री हियरिंग होगी, यहाँ पे लिमिटेड एग्जामिनेशन होगा, सिर्फ वही चीज़ें दिखेगी जो सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखेगी जो उनको लग रहा है कि नीचे की कोर्ट से मिस्टेक हुई है। और यहाँ पे वेरी लिमिटेड रिकंसिडरेशन, सिर्फ वही चीज़ें दिखेगी जिसके लिए आपने रिव्यू फाइल किया है कि ये मटेरियल फैक्ट मिस हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना। अपील, रिवीजन एंड रिव्यू, appeal, revision and review are important procedural remedies ensuring fairness and correction of judicial errors। तीनों ही चीज़ें यही इंश्योर करती है
कि जुडिशली कुछ भी एरर हुआ है, जजेस से कुछ भी मिस्टेक हुई है, तो उसके रिवीजन के चांसेस हो, उसको करेक्ट करने के चांसेस हो, उसको रेक्टिफाई करने के चांस हो। तो कोई भी एरर को, जजमेंट के एरर को रेक्टिफाई करने के 3 तरीके हैं। मतलब रेक्टिफाई करने को बोलो, या फिर अगर आप डिससेटिस्फाइड हो कि आपको लग रहा है कि इसको रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो आप अपील में जाओ। सेम कोर्ट को अप्रोच करना है तो रिव्यू करो। कोर्ट को लग रहा है कि कोई केस जो है जिसमें गलती हुई है, तो कोर्ट खुद ही बोलेगी अपने नीचे के कोर्ट को कि ये केस में रिवीजन होना चाहिए। तो तीनों ही केसेस में करेक्शन ऑफ जुडिशियल एरर्स की बात है। व्हेन एन अपील प्रोवाइड्स अ बोर्ड री एग्जामिनेशन, रिवीजन इज कन्फाइंड टू जुरिस्डिक्शनल मिस्टेक्स। तो रिवीजन जो है वो कन्फाइंड है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड है टू जुरिस्डिक्शनल मिस्टेक्स। सिर्फ जो जुरिस्डिक्शन रिलेटेड कोई मिस्टेक हुई है कि ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, फिर वो केस आपने कैसे लिया है, तो वैसी मिस्टेक्स के लिए रिवीजन है। और रिव्यू जो है, रिव्यू किस लिए है कि कुछ करेक्शन है, कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कोई पार्ट मिस आउट हुआ है, कोई एविडेंस जो है वो बाद में आया है, कुछ एरर को करेक्ट करने के लिए रिव्यू होता है। और अपील तो हमने देखा कि बोर्ड पूरा री एग्जामिन करता है केस को, और रिवीजन इज कन्फाइंड टू जुरिस्डिक्शनल मिस्टेक्स। अंडरस्टैंडिंग दीज डिस्टिंक्शंस इज असेंशियल फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड लीगल प्रैक्टिस। अब पंचुएशन का क्या इम्पोर्टेंस है? पंचुएशन का इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कॉमा है, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास है, कहाँ फुल स्टॉप है, कहाँ हाइफिन है। तो पंचुएशन सिर्फ लिखने के लिए ही नहीं, पर अगर आप रीड कर रहे हो किसी लीगल नोटिस को, लीगल लॉ को, तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन लीगल ड्राफ्टिंग, अभी इन लीगल ड्राफ्टिंग एवरी वर्ड एंड एवरी कॉमा मैटर्स। अब यही सेंटेंस आप समझ लो कि कॉमा के बाद स्टॉप होना होता है। अगर मैं इसको प्रोनाउंस, या अगर मैं इसको बोल रही हूँ, मैं रीड कर रही हूँ, तो और इसको समझने के लिए भी हर कॉमा का, हर हाइफिन का, इन्वर्टेड कॉमास का, क्वेश्चन मार्क का, एक्सक्लेमेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वो एक चीज़ की मीनिंग को बदल सकते हैं। तो पंचुएशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, प्लीडिंग्स एंड जजमेंट्स। A minor punctuation error may change the entire interpretation of the provision. एक छोटा पंचुएशन होगा ना चेंज, कॉमा भी इधर का उधर हुआ ना, तो उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। लीडिंग टू डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन, फिर डिस्प्यूट होगा, वो बोलेगा मैंने ये समझा, मैंने तो ये समझा, उसमें कॉमा है, इसका मतलब ये और ये है। तो लिटिगेशन के चांसेस होते हैं, डिस्प्यूट्स के चांसेस होते हैं अगर थोड़ी भी पंचुएशन रॉन्ग हो गई तो। देयरफॉर केयरफुल यूज ऑफ पंचुएशन इज असेंशियल इन लीगल लैंग्वेज। तो इम्पॉर्टेंस क्या है? एक तो क्लैरिटी मिलती है, यहाँ पे जैसे कि दिया है द टेनेंट हु फेल्स टू पे रेंट शैल बी एविक्टेड। तो यहाँ पे अगर ऐसा लाइन दिया हुआ है, जो टेनेंट रेंट पे करने से नहीं पे कर पाएगा, द टेनेंट हु फेल्स टू पे रेंट शैल बी एविक्टेड, तो उसको निकाल दिया जाएगा। जो भी टेनेंट रेंट पे नहीं करेगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे द टेनेंट्स हु फेल्स टू पे रेंट शैल बी एविक्टेड, तो यहाँ पे ऑल टेनेंट्स एम्प्लॉयड है, यहाँ पे कॉमा नहीं है, इसीलिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ डिफॉल्टिंग टेनेंट की बात चल रही है। तो कॉमा का ये इम्पोर्टेंट है कि कहाँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हमको समझ में आता है कि कॉमा कहाँ लगाना है, और तो उसमें आपको समझ में आ जाता है कि सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो जाती है। यूज़ ऑफ कॉमा एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन रेस्ट्रिक्टिव एंड नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लासेस, जहाँ पे कोर्ट को, जहाँ पे स्टैट्यूट को ये बताना है कि ये सिर्फ डिफॉल्टिंग टेनेंट की बात चल रही है, तो यहाँ पे वो कॉमा नहीं प्लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे कोर्ट को बोलना है कि हर एक टेनेंट, तो वहाँ पे ऑल टेनेंट्स एम्प्लॉयड है, इसीलिए उन्होंने कॉमा यहाँ पे दिया है टेनेंट के बाद। इसका मतलब ये है कि सारे टेनेंट्स, जो भी कोई रेंट पे नहीं करेगा उसको एविक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सारे टेनेंट्स की बात है, मतलब जितने भी टेनेंट्स हैं उन सब पे ये एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे किसी एक टेनेंट की बात चल रही है जो डिफॉल्टिंग टेनेंट है। द टेनेंट हु फेल्स टू पे रेंट शैल बी एविक्टेड। तो कॉमा का ये इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये क्वेश्चन पंचुएशन रिलेटेड है। पंचुएशन मतलब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप, तो ये सब।
अवॉइड्स एम्बिग्विटी, पंचुएशन की वजह से जो कंफ्यूजन है वो चला जाता है, वो नहीं होता है। तो इनकरेक्ट पंचुएशन से बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। तो कोर्ट्स ऑफन इंटरप्रेटेड स्टैट्यूट्स बेस्ड ऑन ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, इसीलिए कोर्ट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेटेट करती है। इसीलिए ग्रामर का आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पंचुएशन का मीनिंग पता होना, पंचुएशन को कहाँ यूज़ करना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लॉ को इंटरप्रेटेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे लॉ की, पूरे स्टैट्यूट की मीनिंग भी चेंज हो सकती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ on several occasions emphasized that the punctuation may be considered while interpreting statutory provisions, though it cannot override legal legislative intent। भले ही वो लीगल जो लेजिस्लेटिव इंटेंशन है उसको चेंज नहीं करेगी पंचुएशन, बट सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलती है कि पंचुएशन को कंसिडर करना चाहिए जब भी आप कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट कर रहे हो, उसको कंसिडर करके ही इंटरप्रिटेट करना है। भले ही उसमें हम लोग ये कोर्ट ये नहीं बोलती है कि उसका पूरा जो इंटेंशन है उसको ही ओवरराइड कर दो, उसको ओवर रूल कर दो, वो नहीं बोलती है कोर्ट, उसको रूल आउट करने नहीं बोल रही है। कोर्ट ये बोल रही है कि ऐसे उसको पढ़ो पंचुएशन के साथ ताकि आप करेक्ट वे में इंटरप्रेटेट कर पाओ। डिटरमाइंस लीगल राइट्स एंड लाइबिलिटीज। तो इन कॉन्ट्रैक्ट्स द प्लेसमेंट ऑफ कॉमा एंड सेमीकोलन में इफेक्ट ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज। तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में अगर हम देखें तो कॉमा से और सेमीकोलन से लोगों की ऑब्लिगेशंस जो है वो चेंज हो सकती है। इसीलिए राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को भी डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरी है पंचुएशन का यूज़ करना। जैसे कि लिखा है ए शल सप्लाई गुड्स एंड बी शल मेक पेमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉमा आ गया कि ए गुड्स सप्लाई करेगा और बी जो है वो पेमेंट करेगा। यहाँ पे A shall supply goods and B shall make payment. The first clearly separate duties and second may create interpretative confusion। तो पहले वाले में क्योंकि यहाँ पे कॉमा है तो ये समझ में आता है कि ये A का काम सिर्फ इतना है कि वो ड्यूटी सप्लाई करेगा गुड्स, और B का काम इतना है कि वो पेमेंट करेगा। तो यहाँ पे दोनों कॉमा की वजह से दो अलग अलग चीज़ें हो जाती है, बट यहाँ पे कॉमा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ए शल सप्लाई गुड्स एंड बी शल मेक पेमेंट। तो यहाँ पे ये डिवीजन नहीं है कि ए सिर्फ गुड्स सप्लाई करेगा और बी सिर्फ पेमेंट करेगा। तो कॉमा होने की वजह से उसका मीनिंग और क्लियर हो जाता है। असिस्ट इन स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन। तो जजेस जो है वो पंचुएशन को, मार्क्स को, जैसे कॉमास, कोलन, सेमी कोलन, फुल स्टॉप, इन सबको यूज़ करते हैं while interpreting legislative provisions. However, punctuation is a secondary to overall intention. भले ही पंचुएशन एक सेकेंडरी चीज़ है, अभी इसमें भी हमें समझ में तो आ रहा है, बट सेकेंडरी चीज़ इसलिए है कि उसको और ज़्यादा क्लियर समझने के लिए हमको ये ज़रूरी है कि हम पंचुएशन कहाँ यूज़ हो रहा है और कहाँ उसको कैसे पढ़ना है और उसकी क्या मीनिंग निकालनी है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए पंचुएशन की वजह से प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होता है। इन्हांसेस प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग। प्रोफेशनल ड्राफ्टिंग भी अगर हमें करनी है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट, कोई एफिडेविट, कोई डिक्लेरेशन, कोई पिटिशन, कोई प्लीडिंग, कुछ भी बनाना है तो उसके लिए भी पंचुएशन का होना आना ज़रूरी है। प्रॉपर पंचुएशन इम्प्रूव्स रीडेबिलिटी, प्रिसिशन एंड प्रोफेशनलिज्म इन प्लीडिंग्स, एग्रीमेंट्स एंड जजमेंट्स। इट रिफ्लेक्ट्स ड्राफ्टिंग स्किल एंड लीगल कॉम्पिटेंस। तो इससे लीगल एंड स्किल कॉम्पिटेंस भी हमारा इम्प्रूव होता है। अगर हम जो कहना चाहते हैं वो ही इंटरप्रेटेड होगा अगर हम लोग पंचुएशन का यूज़ करेंगे तो इसमें बताया है कि ये कॉमा है, ये सेमी कॉलन है, ये कॉलन है, ये फुल स्टॉप है, ये कोटेशन मार्क्स है। फिर कंक्लूजन यही है कि पंचुएशन सिर्फ कोई ग्रामेटिकल फॉर्मेलिटी नहीं है लीगल ड्राफ्टिंग में, पर ये टूल है इंटरप्रिटेशन का, ये टूल है प्रिसाइसली समझने का, ज़्यादा डिटेल में समझने का। A misplaced comma may alter legal meaning and affect right and liabilities. Therefore, careful and accurate use of punctuation is essential for effective legal drafting and administration of justice. अब jurisdiction क्या है? Jurisdiction मतलब power or authority conferred upon a court by law to entertain, hear and determine cases
टू पास बाइंडिंग जजमेंट्स। तो जुरिस्डिक्शन मतलब पावर होना, अथॉरिटी होना, कोर्ट ऑफ लॉ के, कोर्ट ऑफ एज अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिस कोर्ट ऑफ लॉ को पावर है, अथॉरिटी है, क्या करने के लिए, एंटरटेन करने के लिए केसेस को, सुनने के लिए केसेस को, डिटरमाइन करने के लिए केसेस को, उन केसेस के लिए जजमेंट पास करने के लिए जो अथॉरिटी और पावर है उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। जिस कोर्ट को ये सारे पावर्स हैं उसको बोलते हैं जुरिस्डिक्शन। विदाउट जुरिस्डिक्शन एनी डिसीजन गिवन बाय कोर्ट इज नल एंड वॉइड। अगर वो जुरिस्डिक्शन के अगेंस्ट है, जुरिस्डिक्शन के बाहर है, तो अगर आपने फिर भी ऐसा कोई डिसीजन दिया है उस कोर्ट ने, तो वो जो डिसीजन है वो नल एंड वॉइड किया जाएगा, नल एंड वॉइड समझा जाएगा। तो जुरिस्डिक्शन ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा केस कौन से कोर्ट में जाना चाहिए। अगर उस कोर्ट में नहीं गया है तो वो आप, और फिर उस कोर्ट, दूसरे किसी कोर्ट ने जो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, दूसरे किसी कोर्ट ने केस ले भी लिया, डिसीजन दे भी दिया, तो भी वो डिसीजन नल एंड वॉइड हो जाएगा। और ऐसे केसेस जो अगर हायर कोर्ट के ध्यान में आते हैं कि इस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में तो ये आता नहीं है, फिर भी इसने ये केस हैंडल किया और डिसीजन दिया है, तो ऐसे केसेस को रिवीजन के लिए लिया जाता है, जो अभी हमने देखा अपील, रिवीजन और रिव्यू। तो यहाँ पर उससे कनेक्ट करके मैं इसलिए बता रही थी कि जुरिस्डिक्शन जो है वो पावर या अथॉरिटी है कोर्ट का, जो बताती है कि कौन से केसेस को आपको लेना है, कौन से केसेस को एंटरटेन करना है, कौन से केसेस को प्रोसीडिंग्स रखनी है, और कौन से जो भी केसेस ये सब होंगे, और अल्टीमेटली डिसीजन देना है। तो जुरिस्डिक्शन ये डिटरमाइन करता है कि विच कोर्ट कैन हियर अ पर्टिकुलर केस। कोई पर्टिकुलर केस है, कौन से कोर्ट में जाना चाहिए, विच टाइप ऑफ केस, कौन सा है, सिविल है तो सिविल कोर्ट में जाएगा, क्रिमिनल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो वो डिसाइड होता है केस के टाइप पे, कौन से टाइप का केस है उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कौन से जुरिस्डिक्शन में, कौन से कोर्ट में जाएगा। और जियोग्राफिकल एरिया से पता चलता है कि वो कौन से कोर्ट का पावर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दिल्ली का केस है तो वो दिल्ली में ही हुआ है वो केस, दोनों जो डिफेंडेंट है या रेस्पोंडेंट है और जिसने केस किया है वो सब लोग उधर ही है, तो फिर केस मुंबई में नहीं होगा। तो जियोग्राफिकल एरिया भी इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कोर्ट किस केस में डील करेगी, जियोग्राफिकल एरिया और टाइप ऑफ केस। टाइप ऑफ केस क्या है, क्रिमिनल है, सिविल है, कंज्यूमर रिलेटेड है, टॉर्ट है, जो भी है, तो वो डिसाइड करेगा उसका जुरिस्डिक्शन। ये चीज़ कि कहाँ पे कौन सी, आपको अगर कोई भी केस फाइल करना है तो सबसे पहले तो आप यही देखोगे ना कि मेरा केस कौन से जुरिस्डिक्शन में जा रहा है। तो जुरिस्डिक्शन जो है वो ये डिसाइड करता है कि कोर्ट को पावर देता है कि आप कौन से केसेस को हैंडल कर सकते हो, कौन से केसेस आपके एरिया में आते हैं, उन केसेस को आप हैंडल करो और उस पर जजमेंट पास करो। फॉर एग्जाम्पल, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया exercises original, appellate and advisory jurisdiction under the Constitution of India। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुरिस्डिक्शन दिया है कि वो सारे ओरिजिनल केसेस, अपेलेट केसेस, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, एडवाइजरी चीज़ें भी करेगी सुप्रीम कोर्ट, एडवाइस भी देगी, अपील्स को भी हैंडल करेगी, और जो ओरिजिनली केसेस सुप्रीम कोर्ट के पास आ रहे हैं वो भी हैंडल करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट को जो जुरिस्डिक्शन दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है, एक तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगा, मतलब हर एरिया के लिए जियोग्राफिकली एक जुरिस्डिक्शन होगा, मतलब ये कोर्ट जो है, फॉर एग्जांपल थाना कोर्ट जो है वो थाना डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको हैंडल करेगी, तो वो हो गया उसका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर हो गया पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मतलब अगर कोई केसेस, जैसे कि हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन में देखा था कि 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के केसेस जो है वो स्टेट कमीशन के पास जाते हैं, तो उसको बोलेंगे कि पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। यहाँ पे ये बात नहीं है कि कौन सी एरिया का है, कि भिवंडी का है, कि घाटकोपर का है, कि कल्याण का है, वो बात नहीं है। वहाँ पे क्या बात है, पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है। मतलब अगर आपका केस का वैल्यू 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है, सपोज 5 करोड़ का केस है, तो आप कौन से कोर्ट में जाओगे, स्टेट कमीशन के पास जाओगे। तो ये पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन वो होता है जो मॉनेटरी वैल्यू पे बेस्ड है।
और ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है वो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर बेस्ड है। फिर सब्जेक्ट मैटर भी होता है। सब्जेक्ट मैटर मतलब सिविल के लिए ये कोर्ट होगा, क्रिमिनल के लिए ये कोर्ट होगा, फैमिली के लिए ये होगा, अदर केसेस के लिए लोक अदालत होगी। तो सब्जेक्ट मैटर रिलेटेड जुरिस्डिक्शन भी होता है। तो ये टाइप्स ऑफ जुरिस्डिक्शन है। और एक जुरिस्डिक्शन है ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल एंड अपेलेट जुरिस्डिक्शन मतलब अपील आप किसके पास कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जो हाई कोर्ट के केसेस के रिलेटेड अपील है, मतलब हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अपील है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। तो उसको बोलेंगे ये भी जुरिस्डिक्शन ही है कि कौन सा केस कहाँ जाएगा। तो ओरिजिनल केस कहाँ जाएगा और अपीलेट के केसेस कहाँ जाएंगे, किस ओरिजिन वाले केस कहाँ अपील में जाएंगे, वो भी उस टाइप का अगर बाइफर्गेशन है तो वो उसको बोलेंगे ओरिजिनल एंड अपीलेट जुरिस्डिक्शन। तो बेसिकली 4 टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, बेस्ड ऑन मनी कि कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, बेस्ड ऑन सब्जेक्ट मैटर कि टाइप ऑफ केस क्या है, सिविल है, क्रिमिनल है, या फिर ओरिजिनल एंड अपीलेट के उसका ओरिजिनल कहाँ है और उसकी अपील कहाँ होगी। तो ये 4 टाइप ऑफ जुरिस्डिक्शन है। नाउ व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब क्या। Cause of action refers to set of material fact which must be proved by plaintiff to obtain a judgment in his favor। तो जब plaintiff को कुछ बात अपने फैक्ट्स जो कोर्ट के सामने रखता है, अगर उसको जजमेंट अपने फेवर में चाहिए तो वो कॉज ऑफ एक्शन बताता है। कॉज ऑफ एक्शन बताता है मतलब कि ये सिचुएशन हुई क्यों, क्या हुआ, क्यों आया है वो कोर्ट के पास, तो दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। मतलब वो फैक्ट्स बताता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, फिर उसने आके मेरी गाड़ी को धक्का मारा और फिर हमारा एक्सीडेंट हुआ, फॉर एग्जाम्पल। तो ये क्या है, जो भी उसने ये पूरा बताया तो वो हो गया कॉज ऑफ एक्शन। मतलब क्या, उसने मटेरियल फैक्ट बताया कि ऐसा हुआ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जजमेंट मेरे फेवर में आनी चाहिए, क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मैं तो चला रहा था, वो रॉन्ग साइड से आया और उसने मारा, ठोकर लगाई और ये सब हो गया। तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन ये है जो सेट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स प्लेंटिफ बताता है ताकि ये जजमेंट मेरे फेवर में आए। क्योंकि मैं केस लेके जा रही हूँ तो मैं यही चाहूँगी कि मैं मेरे फेवर की बात करूँगी कि ऐसा गाड़ी आया सामने से और उसने मुझे हार्म किया और मेरी गाड़ी का इतना नुकसान हो गया। तो ये कॉज ऑफ एक्शन हुआ। विदाउट अ कॉज ऑफ एक्शन नो लीगल प्रोसीडिंग्स कैन बी मेंटेन। कुछ कॉज ऑफ एक्शन होगा तो ही तो केस होगा ना, वरना केस ही नहीं होगा। तो कोई लीगल प्रोसीडिंग्स मेंटेन ही नहीं करेंगी अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है, मतलब कोई मटेरियल फैक्ट ही नहीं है आपके पास, तो आप ऑब्वियसली आप केस करोगे भी नहीं। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल राइट इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ। एक तो आपके पास वो लीगल राइट है वो केस करने के लिए, वो जो कॉज ऑफ एक्शन है, जो जिस रीज़न से आप कोर्ट को आ रहे हो, आपके पास उसका लीगल राइट है। फिर सामने वाले ने कोई वॉयलेशन या इन्फ्रिंजमेंट किया है किसी राइट का, डिफेंडेंट, जो भी डिफेंडेंट है, सामने वाला है जिसके ऊपर आप केस कर रहे हो, उसने क्या वॉयलेट किया है, कौन सा आपका लीगल राइट तोड़ा है, वो भी आपको बताना पड़ेगा। कुछ तो राइट तोड़ा होगा, कुछ तो वॉयलेट किया होता, कुछ तो ब्रीच किया होगा। तो उस वजह से आप कॉज ऑफ एक्शन है आपके पास और आप कोर्ट के पास गए हो, रिजल्टिंग इन इंजरी और डैमेज। और कॉज ऑफ एक्शन की वजह से कुछ इंजरी हुई है क्या, लीगल इंजरी हुई है क्या, कुछ डैमेज हुआ है क्या, तो ही आप कोर्ट को अप्रोच करोगे। मतलब कॉज ऑफ एक्शन में 3 चीज़ होगी। एक तो आपके पास लीगल राइट है क्या केस करने का, दूसरा आपका कौन सा राइट वॉयलेट हुआ है, कौन सी चीज़ आपकी है जिसको हार्म हुआ है, और आपको इंजरी क्या हुई है, आपको डैमेज क्या हुआ है। इट इज़ नॉट मियरली द एविडेंस बट द असेंशियल फैक्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि एविडेंस हो आपके पास, और कॉज ऑफ एक्शन का मतलब एविडेंस नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कि असेंशियल मटेरियल फैक्ट्स जो आप बताते हो, जिस वजह से आपके पास हक है उसको सू करने का, राइट टू सू। आपके पास कुछ तो मटेरियल फैक्ट है जिस वजह से आप बोल रहे हो कि आई हैव अ राइट टू सू। अगर किसी ने आपको मारा है तो आपके पास एक तो लीगल राइट है कि आपको कोई मार नहीं सकता, दूसरा उसने आपका राइट जो है वो वॉयलेट किया है, उसने आपको बैटरी है, उसने आपको असॉल्ट है, कुछ भी जो भी किया है, या फिर किसी ने आपका हाफ मर्डर किया है, जो भी कुछ केस है, तो आप बोलोगे कि उसने मुझे चोट पहुंचाई है, मुझे हार्म हुआ है। तो रिजल्टिंग इंजरी है आपके पास, आपको दिख रहा है कि आपको इंजरी हुई है, आपको मार्क्स हैं, कट मार्क्स हैं, जो भी कुछ है, तो आप दिखा सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है ये एविडेंसेस हो,
बट असेंशियल फैक्ट जिसकी वजह से आपको हक है किसी को सू करने का, दैट इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन. If A lends money to B and B fails to repay it on an agreed date, the failure to repay constitute the cause of action. अब यहाँ पे cause of action क्या है कि A ने B को पैसा दिया और B ने रीपे नहीं किया वो पैसे जिस दिन उसको रीपे करने थे वो नहीं किए. तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन क्या है कि मैंने इसको पैसे दिए थे, इसने मुझे पैसे नहीं दिए. तो यहाँ पे एविडेंस और ये सब चीज़ें बाद में आएगी, बट कॉज ऑफ एक्शन क्या है, स्टोरी क्या है, मटेरियल फैक्ट क्या है कि मैंने इसको पैसे दिए थे और अब ये मुझे वापस नहीं दे रहा है. तो ए के पास हक है कि वो सूट फाइल करे टू रिकवर दी मनी. अभी इम्पोर्टेंस क्या है इसका, एक तो ये फाउंडेशन ऑफ सूट है. पहले तो सूट की जो फॉर्मेशन है, मतलब सूट का जन्म ही इसलिए होगा क्योंकि कॉज ऑफ एक्शन है. कॉज ऑफ एक्शन होगा, कुछ हुआ होगा, तभी तो ना आप सूट फाइल करोगे, तभी तो आप सू करोगे. फिर डिटरमाइन जुरिस्डिक्शन, अब उससे ही डिटरमाइन होगा जुरिस्डिक्शन, कौन सा कॉज ऑफ एक्शन है, क्या है वो, किसी ने मारपीट की है, किसी ने कुछ फिजिकली हार्म किया है, क्या किया है उसने, चोरी की है, रॉबरी की है, उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन से जुरिस्डिक्शन में जाएगा वो केस. फिर उसका लिमिटेशन पीरियड भी होगा कि ज़रूरी कॉज ऑफ एक्शन हुआ कब है, तो कब तक आप केस फाइल कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी चोरी हुई है तो कितने टाइम तक आप वो केस को फाइल कर सकते हो. आपके साथ कुछ और गलत काम हुआ है, थेफ्ट हुआ है, कुछ और हुआ है, तो आप उस चीज़ में कब तक टाइम लिमिट होगा कुछ, जो जिस भी जुरिस्डिक्शन में जिस भी कोर्ट को अप्रोच करना है आपको उसका कुछ टाइम लिमिट होगा. प्रिवेंट फ्रीवियस लिटिगेशन, कोर्ट जो है अगर वैलिड कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, फालतू के लिटिगेशंस कोर्ट नहीं लेती है. तो ये इम्पोर्टेंस है कॉज ऑफ एक्शन का कि कॉज ऑफ एक्शन की वजह से आपको पता चलता है कि सूट करना है, केस करना है, कौन सी कोर्ट में करना है, फिर कब तक करना है. और अगर आपका कॉज ऑफ एक्शन एकदम फालतू चीज़ है, छोटे मोटे मैटर्स हैं, वो कोर्ट कंसिडर नहीं करेगी. The Supreme Court of India has repeatedly held that the absence of cause of action renders a suit liable to dismissal. अगर आपका केस में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो कोर्ट आपके केस को डिसमिस कर देगी, डिसमिसल हो जाएगा, मतलब उसको एंटरटेन नहीं करेगी. नाउ कंक्लूजन ये है, दस कॉज ऑफ एक्शन इज अ essential factual basis that gives a person right to approach court. कॉज ऑफ एक्शन की वजह से आपको एक रीज़न है आपके पास कि आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो रिड्रेस करने के लिए, मतलब आपके जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए, सेटलमेंट के लिए. इट्स अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द सिविल प्रोसीजर एंड लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द मेंटेनेबिलिटी ऑफ अ सूट. तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपको सूट मेंटेन करना है कि नहीं, उसके लिए आगे बढ़ना है कि नहीं. ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बार आया है. तो हमको यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान ये पार्टीज है. फिर यहाँ पे रिपोर्ट किसने किया है, ऑल इंडिया रिपोर्ट ने किया है, 1997 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है जजमेंट, 3011 इसका पेज नंबर है जिसको फोलियो नंबर भी कहते हैं. ये केस बताता है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस. इस केस के बाद जो वर्क प्लेस पे, काम की जगह पे वुमेन के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा था उसके रिलेटेड ये केस है. तो 1997 का है, 3011 उसका पेज नंबर है. बैकग्राउंड फैक्ट्स ये है, मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ, हमने ऑलरेडी किया है और इसके बाद हम बाकी का कल करेंगे. द केस अरोज आफ्टर द ब्रूटल गैंग रेप ऑफ बनवारी देवी, social worker in Rajasthan. She was assaulted for attempting to prevent a child marriage. So, due to absence of specific legislation addressing sexual harassment at workplace, several women's rights organized filed a public interest litigation. तो बहुत सारी वुमेन की जो राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने PIL फाइल किया बिकॉज ऑफ दिस बनवारी देवी के केस का जो ब्रूचल गैंग रेप केस था उसके बाद बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो सुप्रीम कोर्ट के पास PIL फाइल की थी. PIL फाइल करने का हक जो है वो 32 में आता है, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन PIL फाइल करने का हक देता है. तो ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने ये लिटिगेशन फाइल किया था कि वुमेन जो है वो जो वर्क प्लेस पे वुमेन है उनके साथ जो काम कर रही हैं औरतें, उनके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है
तो उसके अगेंस्ट लॉ क्या रेमेडी दे रहा है, तो ऐसा लिटिगेशन फाइल किया था कि लॉ क्या कर रहा है उस चीज़ के लिए। तो क्या इश्यूज उसमें एड्रेस हुए थे, वेदर सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। तो वर्क प्लेस पे अगर कहाँ किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्वेश्चन ये पूछे गए थे कोर्ट को PIL में। वेदर अ कोर्ट कैन फ्रेम गाइडलाइंस इन एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेशन, अगर उसके रिलेटेड कोई लेजिस्लेशन नहीं है, कोई इसके रिलेटेड न्याय नहीं है, तो कोर्ट कोई गाइडलाइन बनाएगी, कोई एक्ट इशू करेगी, कोई स्टैट्यूट बनाएगी। तो जजमेंट क्या दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस वायलेट, अगर कोई वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरेसमेंट करता है तो ये सारे कायदे वो वायलेट करता है। एक तो राइट टू इक्वालिटी का अंडर सेक्शन 40 आर्टिकल 14 बताता है राइट टू इक्वालिटी, तो वो भी आप वायलेट कर रहे हो अगर सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जो ये जो आर्टिकल 15 बोलता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ग के बीच में, तो ये जो है आर्टिकल 15 भी वायलेट हो रहा है अगर किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है तो। और आर्टिकल 19(1)(g राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब उसको जो काम करने मिलना चाहिए वो भी नहीं दिया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। तो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी का जो राइट है, जीने का जो राइट है, वो भी वायलेट हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस। सो कोर्ट इन्वोक्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन सच एज CEDAW, मतलब कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फोरम्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो कोर्ट ने क्या किया कि जितने भी पहले उसके फोरम बने थे जहाँ पे वुमेन्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उन सब को निकाल के एक चीज़ लेके आए, दैट इज फ्रेम्ड एज विशाखा गाइडलाइंस which were declared binding until parliament enacted the law। तो ये विशाखा गाइडलाइन तब तक बाइंडिंग था जब तक पार्लियामेंट एक नया लॉ नहीं लेके आई। बाद में तो पार्लियामेंट नया लॉ लेके आई, बट जब तक वो नया लॉ इनेक्ट होता तब तक विशाखा गाइडलाइंस उसका नाम रखा गया था। तो विशाखा गाइडलाइंस के क्या पॉइंटर्स थे, क्या की पॉइंट्स थे, एक तो डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, फिजिकल कॉन्टैक्ट, डिमांड फॉर सेक्सुअल फेवर्स, sexually colored remarks, duty of employers to prevent and redress harassment, establishment of a complaints committee, एक complaint committee हो जिसकी जो head हो वो भी women हो, with at least 50% women members। ये जो complaint की committee हो जहाँ पे लोग जाके complain कर सकते हैं, women जाके complain कर सकती है, उसके members 50% women हो ताकि वो easily जाके frankly या easily उनको बता सके। inclusion of a थर्ड पार्टी NGO मेंबर, उसमें थर्ड पार्टी NGO मेंबर भी हो, प्रोविजन ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन एंड प्रिवेंशन स्टेप्स। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है, इस विशाखा ये जो बना था विशाखा गाइडलाइंस या विशाखा गाइडलाइंस जो पार्लियामेंट जब तक लॉ लेके आती तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बनाया था, जितने भी फोरम थे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन्स के, उन सबको मिला के ये चीज़ बना ली कि जब तक लॉ बन रहा है जब तक ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। तो इसमें सिग्निफिकेंस ये था कि रिकॉग्नाइज्ड सेक्सुअल हरेसमेंट एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, फिर एक्सपांडेड जुडिशियल एक्टिविज्म एंड स्कोप ऑफ PIL, फिर लेड द फाउंडेशन ऑफ एनेक्टमेंट। तो इसके बाद ये एक्ट आया, मतलब ये विशाखा गाइडलाइंस के बाद फिर ये एक्ट आ गया, तो अभी ये एप्लीकेबल है, ना ही कि विशाखा गाइडलाइंस एप्लीकेबल है, बट विशाखा गाइडलाइंस के ऊपर जितने भी उसमें असेंशियल फैक्ट्स थे, जो भी प्रोविजन थे, उसके ऊपर ये एक्ट बना है जिसका नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स वर्क प्लेस राइट्स। तो इससे वुमेन के जो वर्क प्लेस रिलेटेड राइट्स हैं उसको स्ट्रेंथ किया गया है।